हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम अगेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ऑलरेडी पेपर 1 मैंने डिस्कस कर रखा है आपसे, मॉक नंबर 1। आज हम डिस्कस करेंगे मॉक 2 को। ये भी सेम आपके जेके एसएसबी के पैटर्न से मैंने फ्रेम किया हुआ है आप लोगों के लिए, सो दैट आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हो, बीट अभी जो आपका आने वाला है जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम, उसके बाद आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम, उन सब में ये आपको हेल्प करेगा। सेट में टोटल हमारे 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनको हम 1 बाय 1 अभी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर 5 स्कैटर्ड सेगमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। आपको नीचे PQRS क्या है, ये स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए सेंटेंस दे रखे हुए हैं। ये इंडिकेट कर रहा है क्या, इंडिकेट द करेक्ट सीक्वेंस विच करेक्टली असेंबल द सेगमेंट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपको इन बिखरे हुए स्टेटमेंट को कंप्लीटली क्या करना है, असेंबल करना इस वे में कि आपको एक प्रॉपर सेंस वाला सेंटेंस मिल जाए, ठीक है ना। इसको आप पैरा जंबल के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, इसको एग्जैक्ट फ्रेम में लगाना है। पहला लिखा हुआ है एग्री टू अ सीज फायर टुडे। देखो, इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमने, PQRS को हमने सीधा अपने ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करना है। फिर हमने क्या करना है, एलिमिनेशन को लगाना है सेम टाइम पे। देखो पहला लिखा है PQRS, पी में देख लो क्या लिखा है, एग्री टू अ सीज फायर टुडे देन इन विच 51 पीपल वर किल्ड। ये तो हमारा ऐसे भी नहीं आएगा, सेंस ही नहीं बन रहा है। सेकंड को देख लो आप लोग, बी ऑप्शन को बोला है कि एस से जॉर्जियन लॉयलिस्ट एंड रिबल फोर्सेस। चलो ठीक है कि जॉर्जियन लॉयलिस्ट और कोई रेबल फोर्सेस हैं, क्या है वो, इन विच 51 पीपल, इनमें कहाँ बोला है कि 51 पीपल किल हुए हैं, ये भी गलत हो गया हमारा। सी को देखो क्या लिखा हुआ है, जॉर्जियन लॉयलिस्ट एंड रेबल फोर्सेस एग्री टू अ सीज फायर टुडे। कहा है कि जो जॉर्जियन लॉयलिस्ट हैं, रेबल फोर्सेस है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एग्री किया है कि ये सीज फायर रोक देंगे आज। आगे देखो SP के बाद R लिखा हुआ है, इन्होंने क्या, आफ्टर ए वीक ऑफ फाइटिंग, लगातार फाइट करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि सीज फायर को रोक देंगे। देन Q इन विच, जिसमें 51 लोग मारे गए हैं। तो हमारा एग्जैक्ट सेंस जो बन रहा है वो SPRQ से बन रहा है। इसका मतलब हमारा जो C ऑप्शन है वो सही है। आप चाहें तो D को भी देख लो एक बारी। D में लिखा हुआ है क्या, क्यू से स्टार्ट किया हुआ है, क्यू में लिखा इन विच, डायरेक्ट इन से कैसे स्टार्ट कर दिया है ना, इन विच 51 पीपल वर किल्ड, किस में किल्ड हुआ है हमें पता ही नहीं है ना, तो इसलिए हमारा डी भी नहीं बनेगा। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट फ्रेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना कि पैरा जंबल के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है आप लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो एन इडियम स्लैश फ्रेज विच ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स कन्वे द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। आपको नीचे सेंटेंस दे रखा हुआ है, एक सेंटेंस नहीं सॉरी, आपको एक इडियम दे रखा हुआ है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात, कॉक और बुल स्टोरी का मतलब होता है मनगढ़ंत कहानियां, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। लिखा अब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल। अब्सर्ड का मतलब ही क्या होता है, मन घड़ंत, जिसका कोई अंजाम नहीं होता, नतीजा नहीं होता, बेतुकी बातें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये ऑप्शन सही जा रहा है। फिर लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ओपिनियटेड, ये तो हमारा गलत हो गया। वेरी इरेशनल एंड इवल, ये भी नहीं आएगा। अनइंटरेस्टिंग एंड अनइमेजिनेटिव, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है पहला वाला ही बन गया, अब्सर्ड एंड अनबिलीवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। आपको बोला है प्रपोजिशन का यूज करना है। सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज इनमिकल डैश द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। डिसइंटीग्रेशन का किसी भी कंट्री का क्या है, उसके लोगों के लिए, उसके इन, देखो यहाँ लिखा है वर्ड इनमिकल, इसका मतलब क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए, हार्मफुल होता है, ठीक है ना, नुकसानदायी है। अगर कंट्री को हम डिसइंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग बांट देंगे, तो वो क्या है, वहाँ के लोगों की प्रोग्रेस के लिए हार्मफुल है। कहीं ना कहीं सेंटर से ही बन के आ रहा है ना, हमेशा हार्मफुल के साथ अपना प्रपोजिशन टू लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रेज हमारा यहाँ पे क्या आएगा, टू, इनमिकल टू द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, क्योंकि इनमिकल का मतलब भी क्या होता है, हार्मफुल टू, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट नरेशन का आया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, वाई आर यू ट्रबलिंग मी, तुम मुझे ट्रबल क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा इंटेरोगेटिव वाला केस है, और हमने इंटेरोगेटिव में 2 ही केस पढ़े हुए हैं। एक पढ़ा है हमने WH वाला और एक पढ़ा है हमने येस नो टाइप वाला। मैंने कहा था आपको, जब भी WH वाला केस होता है तो हम कनेक्टर को, हम जो कनेक्टिंग वर्ड होता है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। WH से वाई से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम कोई कनेक्टर नहीं लगाएंगे उस कॉमा से पहले। लेकिन येस नो में क्या होता है, इफ़ या वेदर हम लगाते हैं, जैसे कि हम दैट लगाते हैं ना,
वैसे हम इफ फॉर वेदर लगाते हैं इस केस में। अब देखो ही सेड टू है, सेड टू यहाँ पर किस में बदलेगा, जब भी सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होता है तो हम सेड टू को चेंज करते हैं आस्क में। जैसे हम असर्टिव में सेड टू को टोल्ड में करते हैं, वैसे यहाँ पे सेड टू को हम आस्क में करते हैं। उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा कि वाई आर यू ट्रबलिंग मी। अब देखो केस हमारा वाई वाला है ना, तो वाई वाले केस में हम क्या करेंगे, हम कॉमा के पहले हम कोई भी कनेक्टर को इफ़ या वेदर को हम यूज़ नहीं करेंगे, वाई का वाई आएगा। देखो चारों ऑप्शन में वाई ही है ना, लेकिन हमने क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। लिखा आर यू ट्रबलिंग, तो आर वाला कौन सा बन जाएगा आपका, ये आपका आई वॉज बन जाएगा ना। देखो आर क्या है आपका, देखो यू सब्जेक्ट है और पहले क्या है आपका वर्ब, वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना कि वाई आर यू। तो जब इसको आप चेंज करोगे तो क्या बनेगा, वाई आई वॉज ट्रबलिंग हिम। तो ये आपका जो हो जाएगा बी पार्ट जो है वो आपका सही है, ठीक है ना। अब यहाँ बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे, ये देखो यहाँ पे मैं फिर समझा देती हूँ एक बार। आपको यहाँ लिखा है ना यू, यू क्या आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी है ना, इसलिए हमने यहाँ पे आई लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो बेसिक जो मैंने बताया ना आपको नरेशन का कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो बी पार्ट है यहाँ पे वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट। सेंटेंस को तोड़ा हुआ है 4 पार्ट में। फाइंड आउट द एरर, आपको एरर बताना है किस पार्ट में, और सेंटेंस क्या आपके सामने, शी टेस्ट स्लैश द सॉस टू स्लैश फाइंड आउट वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट, नो एरर। उसने क्या कहा है सेंटेंस कि उसने टेस्ट किया सॉस को, ये पता करने के लिए, टू फाइंड आउट क्या पता करने के लिए कि वेदर एक कंजक्शन है कि वो क्या वो टेस्टफुल है भी या नहीं है। देखो शी क्या हमारा सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद देखो वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब के लॉयल होगी, तो वर्ब क्या है, टेस्ट है। तो पहले सेंटेंस में हमारी गड़बड़ है, यहाँ पे टेस्ट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए यहाँ पे हमारा टेस्ट आता, टेस्ट TASTES। क्यों, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और जब भी वर्ब सिंगुलर होगी तो उसमें S या ES लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका एरर है वो आपके ए पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। देखो अब आपके सामने क्या लिखा हुआ है, माई फादर अश्योर्ड मी दैट ही विल बाई अ बाइक फॉर मी। आपको कहा है कि जो ये है ना अंडरलाइन, मतलब जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है पार्ट, आपको बोला हुआ है कि इस पार्ट में कोई गड़बड़ है तो इसको ठीक करना है आपको। अब देखो क्या लिखा है कि मेरे फादर ने मुझे अश्योर्ड किया है, क्या किया, अश्योर्ड किया, क्या कि वो मुझे बाइक लेके देंगे। ये विल क्या बता रहा है हमें, यह बता रहा है हमें फ्यूचर की बात, लेकिन पीछे क्या लिखा हुआ है, अश्योर्ड। अश्योर का अश्योर्ड क्या होता है, पास्ट होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमें पास्ट में बताया जा रहा है, तो आगे वाला पार्ट भी क्या आना था, फिर ये विल की जगह यहाँ पे आपको वुड आना चाहिए था। तो सेंटेंस में क्या आना था, ही वुड बाई अ बाइक, ठीक है ना। तो बी पार्ट जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक आउट द करेक्ट होमोफोन। आपको बोला होमोफोन बताना है फॉर द गिवन सेंटेंस के लिए। होमोफोन होते क्या है, ऐसे वर्ड जिनका, जैसे सन और सन लिखा है, जिनका स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है, मीनिंग क्या है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग भी क्या है डिफरेंट, लेकिन इनकी साउंड क्या होती है, सेम होती है। जैसे सन सन, साउंड सेम आ रही है ना, लेकिन जब स्पेलिंग में लिखेंगे हम, एक सन है बेटा, एक सन है सूरज, तो ये होते हैं होमोफोन्स हमारे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ब्लैंक की फॉर्म में दिया है, कहा है रमन वॉज बाय द इंग्लिश किंग। रमन कौन है, इंग्लिश किंग का जो किंग है, किंग के पास कौन होते हैं, नाइट होते हैं, और नाइट की स्पेलिंग क्या होती है, KNIGHT, के रिमेन्स साइलेंट यहाँ पर। तो रमन वॉज नाइटेड होगा यहाँ पे। देखो ये जो नाई है ना, और ये जो नाई है, ये होमोफोन नहीं है हमारे, क्योंकि होमोफोन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जिनका साउंड सेम होता है। देखो नाइटेड और नाइटेड, इनका साउंड सेम आ रहा है ना, डिफरेंस क्या है, एक में के है, एक में के नहीं है, और इसमें के लगा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये नाइट कौन होते हैं, हमारे सोल्जर होते हैं। पहले ज़माने में क्या होते थे, राजाओं के पास सोल्जर होते थे जो घोड़े पर सवार होते थे, और वो काफ़ी हाई वैल्यू सोल्जर होते थे, ठीक है ना, तो उनको नाइट कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नाइटेड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है आपका, इन दिस क्वेश्चन चूज द ऑल्टरनेटिव बेरिंग द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग वाला करेक्शन है, ये बहुत कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है, और स्पेलिंग बोला है स्यूडोनिम का। तो स्यूडोनिम में P रिमेन साइलेंट, SEUDONYM। देख लो कहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है, ये वाली पहली वाली नहीं है, सेकंड वाली बिल्कुल सही लिखी है, थर्ड भी नहीं है, वहाँ पे ए लगा दिया हुआ है, और फोर्थ में डबल ई लगा दिया, ये तो ऐसे गड़बड़ है हमारा, ठीक है। तो हमारा जो बी पार्ट है यहाँ पे सही हो जाएगा।
नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन चूज द ऑल्टरनेटिव बेरिंग, यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला ही बोला हुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। स्पेलिंग बोलिए कॉन्टिन्यूम की, आपको किसकी बोलिए, कॉन्टिन्यूम। इसका मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूम का लगातार, इन अ चेन, कोई भी काम लगातार हो रहा है, कोई चीज़ चल रही है, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूएशन या कॉन्टिन्यूम, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूएशन का स्पेलिंग क्या होता है, CONTINUATION, ये हमें पता है, लेकिन कॉन्टिन्यूम में W आते हैं, ठीक है ना। तो देख लो कहाँ पर आ रहे हैं W आपके, आपका ए पार्ट हो गया आपका ऑप्शन, बी में ई लग गया, सी में डबल ई लग गया, गलत है, और फोर्थ में तो ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो आपका ए वाला सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल मॉडल, आपको मॉडल वर्ब लगाना हुआ है। लिखा है वी डैश टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं हमारे, तो हमारा ये मॉरल ऑब्लिगेशन, हमारा मॉरल कर्तव्य बन जाता है ये। और जहाँ पर भी मॉरल ड्यूटी की बात आती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं O2। तो यहाँ पे देख लो कहाँ पर O2 है, आपका सी पार्ट जो है ये O2 सही है। शुड को यूज़ करते हो आप एडवाइस के लिए या सलाह के लिए यूज़ करते हो, ठीक है ना, एडवाइस या सजेशन के लिए। वैसे ही विल को यूज़ करते हो आप फ्यूचर में कोई चीज़ हो रही होती है, फ्यूचर की आपकी एबिलिटी की, आप वो काम करोगे ही करोगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के लिए। एबिलिटी नहीं बोलो वर्ड, वैसे भी एबिलिटी वर्ड हम कैन के लिए लगाते हैं, लेकिन हम फ्यूचर के लिए जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं, मैं करूँगा ही करूँगा, ठीक है ना, तो वहाँ हम विल लगाते हैं, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, चूज द पेयर ऑफ वर्ड दैट विल मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। फिलअप की फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन लिखा है द मोर्नफुल, मोर्नफुल मतलब दुख भरी आवाज़, इसका मतलब है दुख भरा, ठीक है ना। ऑफ द ग्रीविंग विडो, ग्रीविंग मतलब जो बेचारी परेशान है किसी के दुख में, ठीक है ना। थ्रू द एम्प्टी हॉल्स ऑफ एन ओल्ड मैंशन, आपको 2 ऑप्शन भरने हैं यहाँ पे, देखो द मोर्नफुल डैश ऑफ द ग्रीविंग विडो, मतलब दुख भरा क्या है, किसी औरत का चिल्लाना या क्राई है ना। अगर हम क्राइज लिख देंगे यहाँ पर, तो अगला पार्ट देख लो, क्राइज फिल थ्रू द, फिल तो नहीं आएगा, तो ये हमारा बी पार्ट गलत है। अगर हम लिखेंगे द मोर्नफुल वेल, अब देखो वेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेल होता है, ये भी रोना ही होता है, लेकिन इसको हम बोलते हैं चिल्ला के रोना, लाउड वे में चिल्ला के रोना, ठीक है ना, वेल। और एक वेल होता है वी से, ठीक है ना, VEIL, ये होता है दुपट्टा, वो जो लंबा दुपट्टे लड़कियां लगाती हैं ना शादियों में अपने, उसको हम कहते हैं वेल, जिससे उनका मुंह ढका होता है, लंबे लंबे दुपट्टे, ठीक है ना। तो यहाँ वेल तो नहीं आएगा, यहाँ ये W वाला वेल सही है, ठीक है ना। द मोर्नफुल वेल, चिल्लाने वाली आवाज़ किसी ग्रीविंग विडो की, दुख भरी विडो की, डैश टू दी एम्प्टी हॉल ऑफ ओल्ड मैंशन, वो क्या कर रही है, वो गूंज रही है पूरे के पूरे मैंशन के अंदर, महल में। तो गूंजने के लिए वर्ड है इकोड, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका ए पार्ट सही हो जाएगा। ये जो सी लिखा हुआ है यहाँ पे सॉब्स, सॉब्स क्या होता है, सांस भर भर के रोना, बीच में आप ऐसे ऐसे हूँ करके रोते हो ना, जो उसको सॉब्स कहते हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। विस्पर हुआ, गुनगुनाना, ये तो ऐसे भी नहीं आएगा। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश रेडी टू वर्क, राम और उसके दोस्त तैयार हैं काम करने के लिए। लिखा हुआ है यहाँ पे एज वेल एज, आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा हुआ है, मैंने लिखवाया था वहाँ पे एज वेल एज हो गया, आपको अलॉन्ग विद हो गया, इन एडिशन टू हो गया। जब भी आपको ऐसे वाले वर्ड दिख जाए या विद हो गया, तो इनको क्या देखना है आपको, सब्जेक्ट है ना, वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट क्या होगा, एज वेल एज के हिसाब से फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा हमारा, राम है, राम सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 12th वाले में, यहाँ पे इज आएगा। अगर आप देखोगे हिज फ्रेंड्स को, तो आप लगा के आओगे वहाँ पे आर, क्योंकि आपको ऑप्शन में आर भी दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ना आर, लेकिन आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। तो आपका 3rd पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस नियरली द ऑपोजिट, बोला है कि उल्टा बताना है आपको अर्बेन वर्ड का। देखो अर्बेन वर्ड बेसिकली क्या होता है, अर्बेन वर्ड हम आमतौर पर आदमियों के लिए यूज़ करते हैं कि वो लोग काफ़ी कल्चर्ड हैं, अपने आप को बहुत पोलाइटली सोसाइटी में डील करते हैं, या आप कह लो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, या आप कह लो कल्चर्ड वे में इसको हम यूज़ करते हैं, किसी का बात करने का तरीका है ना। तो आपको बोला है उसका उल्टा आपको देना है। देखो पोइस का मतलब भी क्या होता है, अच्छा ही होता है, तो वो अर्बेन ही हो गया। एलिगेंट भी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी, तो वो भी अर्बेन हो गया। एफेबल का मतलब भी क्या होता है, सेम हो गया इसका भी, कि प्लीजेंट, किसी में प्लीजिंग क्वालिटी अच्छी वाली है, प्लीजेंट फॉर्म में है ना, फ्रेंडली है कोई। यहाँ बचा अनकल्चर्ड, यहाँ पे जो अपोजिट होगा एफेबल का वो अनकल्चर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द सेम मीनिंग ऑफ वर्ड एम्बुलेट। एम्बुलेट का मतलब होता है एम्बुल, देखो इसको एम्बुल से याद कर लो या एम्बुलेंस से याद कर लो, उसका मतलब हो गया वॉक करना, स्टेप लेना, ठीक है ना, स्ट्रॉल करना। तो यहाँ पे जो सीक्रेट है वो तो नहीं होगा, स्टेप वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो 14th वाला है ना, यहाँ पे 14th का डी पार्ट वो आपका सही हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 15th, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विथ सूटेबल
विद सूटेबल पेयर ऑफ वर्ड, आपको यहाँ पर भी पेयर ऑफ वर्ड यूज करने सही वाले। पीपल हैव डैश टू हिज टाउन फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप, पीपल चले गए हैं अपने टाउन से फ्रॉम ऑल ओवर यूरोप। लेटर ऑन बाद में, दे मे डिसाइड टू डैश एल्सवेयर, वो उसके बाद कहीं और जाने का सोचेंगे। देखो अब दो वर्ड होते हैं, एक होता है इमीग्रेट, एक होता है एमिग्रेट। एमी को आप ई से लिखते हो लेकिन प्रोनाउंस करते हो इसको एमिग्रेट। एक है इमी, एक है एमिग्रेट, ठीक है ना। जब हम कहते हैं ना इमिग्रेट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं किसी कंट्री में इस इंटेंशन से कि हम वहाँ पर रहेंगे। पीपल हैव इमिग्रेटेड ना टू दिस टाउन फ्रॉम ऑल ओवर, मतलब यूरोप से लोग क्या आ गए, रहने वहाँ पे आ गए हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, इमिग्रेट आना चाहिए था, ठीक है ना, वहाँ पर रहने आ गए हुए हैं। बेसिकली इसको आप बोल सकते हो सिंपली इमिग्रेट को अराइवल की सेंस में, कि आना, ठीक है ना, कहीं से। लेटर ऑन बाद में क्या बोला है कि वो डिसाइड करेंगे कि वहाँ से कहीं और जाने का सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए हम बोलेंगे एमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब क्या होगा, डिपार्चर। तो आपको इस सेंस में आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आप कंफ्यूज क्यों हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है इमिग्रेट पहले और इमिग्रेट बाद में, तो आपको इसी चीज़ को पकड़ना है क्या, कि पहले सेंस में क्या बोला है क्वेश्चन में, कि पीपल हैव इमिग्रेट टू दिस टाउन। वो दिस देखो, दिस मतलब यहाँ वाले टाउन में वो आ रहे हैं, कहाँ से, ऑल ओवर यूरोप से यहाँ आ रहे हैं ना, मतलब उनका अराइवल हो रहा है, इसलिए हमने इमिग्रेट लगाया। बाद में वो डिसाइड करेंगे क्या, कि यहाँ से वो कहाँ और जाएंगे, तो कहीं और जाएंगे तो मतलब वो कहीं और के लिए डिपार्चर करेंगे, तो हम लगाएंगे एमिग्रेट, ठीक है। हैंग और हंग तो यहाँ पे नहीं आएगा, और हंग और हैंग भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए वाला बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्रपोजिशन। अगेन आई एम लिविंग विद माई पेरेंट्स होगा, सिंपल सी बात है। विद हम यूज़ करते किसके लिए हैं, अकम्पनी करने के लिए, हम किसी के साथ रह रहे हैं तो वहाँ विद ही आएगा। सिंस तो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं, थ्रू भी यहाँ नहीं आएगा, और एट फिक्स टाइम के तो ये भी यहाँ नहीं आएगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो आपका विद हो गया। 17 क्वेश्चन है आपका, फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है आपका सामने, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, दे क्लीन द टेरेस, उन्होंने टेरेस को क्लीन किया। आपको पता होना चाहिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट में वर्ब क्या, फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, एक्टिव में हो जाएगा। वहीं जब बनाओगे पैसिव तो क्या बनाते हो उसका, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। बस आपको ये वाला फ्रेम लगा के अपना यहाँ से बनाना है। अब तो देख लो, अब यहाँ पर इज एम आर में से कुछ ना कुछ आएगा। दे क्लीन द टेरेस, तो इसका क्या बन जाएगा, द टेरेस इज क्लीन बाय देम, है ना। टेरेस पहले आ जाएगा ना, देखो ये टेरेस था, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा सब्जेक्ट था दे, तो द टेरेस हो गया पहले। बी फॉर्म में इज एम आर में से क्या आएगा, इज आएगा। क्लीन क्यों लगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती कोई भी केस बना लो, बाई प्लस सब्जेक्ट दे का दैम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड पार्ट सही हो गया। जिसको बेसिक कंस्ट्रक्शन पता होती है उसके लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एक्टिव पैसिव वाइज जो है सिर्फ 8 टेंस की बनती है, ध्यान से उनको एक बार रिवाइज करके जाना एग्जाम में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आ जाता है। फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल आर्टिकल बोला हुआ है। अब आपको द कंपनी इज लुकिंग फॉर MA ग्रेजुएट, कंपनी ढूंढ रही है किसी MA ग्रेजुएट को। देखो अब MA लिखा हुआ है एब्रिविएशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको आप M देख लोगे, ये M है तो हमने लगा दीजिए साउंड किसकी, क्योंकि हमने पढ़ा क्या हुआ है आ और एन का कॉन्सेप्ट, कि हम क्या लगाएंगे, एन हम लगाते हैं वावल के साथ जो कि इंग्लिश में होते हैं AEIOU, और रेस्ट हमारा आ जाएगा तो ये एम रेस्ट वाले में आ रहा है आपके हिसाब से, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि वावल साउंड को पकड़ना है, दैट इन हिंदी में। तो देख लो एम, ये ए का साउंड आ रहा है, एम है ना, तो ए का साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पे वावल है ना, ए आ से देख लो पढ़ के आप लोग, तो एन आ जाएगा यहाँ पे। द कंपनी इज लुकिंग फॉर एन MA ग्रेजुएट। वही MLA भी लिखा होता अगर आपको यहाँ पे, तो तब भी एन ही आना था, क्योंकि साउंड ए का आ रहा है। तो ध्यान रखना है इसका कि हिंदी साउंड को देखना है आपने, ठीक है। तो आर्टिकल एंड वुड बी योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अप्रैल लास्ट ईयर कॉमा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इशूड अ डायरेक्टिव ऑन स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपको आर्टिकल बोला तो ये बैंक का नाम है, तो इसके आगे द आ जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन बन जाएगा वो पहला वाला बन जाएगा 19th का। 20th क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स है, वी डैश बी ऑनेस्ट अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस फुल स्टॉप, इफ वी वर्क हार्ड कॉमा वी डैश पास। बोले कि हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए हर
एक सर्कमस्टांस में, मतलब ये हमारे लिए क्या है, ये मस्ट काम है ना कि रहना ही चाहिए हमें अंडर ऑल, देखो लिखा ना अंडर ऑल सर्कमस्टांस, मतलब सिचुएशन है कि रहना ही चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट आना चाहिए ना, वी मस्ट। क्यों? क्योंकि शुड क्यों नहीं आएगा यहाँ पे? क्योंकि शुड हुआ एडवाइस देना, किसी ने किसी को एडवाइस दी हो ना, तो हम शुड लगाते हैं कि तेरी मेरे को सलाह है कि तू अच्छा रहा कर, तू कॉन्फिडेंट रहा कर हर सिचुएशन में। लेकिन यहाँ का है कि हमें रहना ही चाहिए। इफ़ वी वर्क हार्ड कॉमा वी डैश पास, और अगर हम मेहनत करेंगे तो हम डेफिनेटली क्या होंगे, पास होंगे, तो वी विल पास हो जाएगा यहाँ पे। तो उस हिसाब से जो आपका ऑप्शन है वो डी पार्ट हो जाएगा, तो लगा लो मस्ट और विल को यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन अब आपका। यू गेट अ डैश इन ट्रेन वाइल ट्रेवलिंग, तुम्हें ट्रेन में क्या मिलेगी, सीट मिलेगी, और ट्रेन की सीट के लिए वर्ड बन गया है जी, बनता है बर्थ, BERTH, ठीक है ना। ये बर्थ हुआ जन्म देना, ब्रिडल होता है घोड़े की लगाम जो लेदर की बनी होती है, और कैनन होता है जनरली जो रूल्स आप एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो बर्थ है, यहाँ पे ट्रेन के डब्बे की बात की, BERTH, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर फॉर मीन, इस केयर फॉर का मतलब क्या है, इस फ्रेज का मतलब क्या है, तो ये आप लोग भी बता सकते हो मुझे। केयर फॉर का मतलब होता है टू केयर फॉर समवन, किसी का केयर करना है ना, टू केयर फॉर समवन। इसका मतलब क्या, टू रिलाई ऑन होगा, रिलाई ऑन का मतलब होगा किसी पे आप डिपेंड हो, तो ये तो नहीं होगा। टू लुक आफ्टर, यस हमें लुक आफ्टर ही देखना है किसी को, तो ये वाला हमारा बन गया ऑप्शन। टू गेट रिड ऑफ मतलब किससे परेशान होना, ये भी नहीं होगा। टू एक्सेप्ट, किसी को एक्सेप्ट करना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो आपका बी वाला हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन है आपका, चूज राइट आंसर टू कंप्लीट द सेंटेंस। पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, बोला कि पेन जो है वो माइटर है स्वॉर्ड से। देखो देन कंपैरिजन के लिए लगा रखा है, स्वॉर्ड से पहले दा है तो पेन से पहले भी दा होना चाहिए, तो यहाँ पे जो दा होगा वो हमारा ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास रोड द प्ले शकुंतला, ये शायद वॉइस का क्वेश्चन है आपको, एक्टिव से पैसिव। हाँ, कालिदास ने क्या लिखा है, रोड वर्ब का सेकंड फॉर्म प्ले शकुंतला, इसको चेंज करो, क्या करोगे, वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका शकुंतला है तो लिख दो शकुंतला पहले, शकुंतला द प्ले शकुंतला। अब देखो सिंपल है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कुछ घुमाया तो नहीं ना आपके सामने क्वेश्चन में, तो अगर बीइंग लगाओगे तो मतलब क्या हो जाएगा आपका कॉन्टिन्यूस, क्योंकि आप बीइंग लगाते ही कब हो, कॉन्टिन्यूस में। हमें कॉन्टिन्यूस की बात तो नहीं की हुई है, बीइंग लगाते हो परफेक्ट में, तो इसकी बात भी नहीं की है। और जो फोर्थ है द प्ले शकुंतला रिटर्न, क्या रिटर्न, यहाँ पे तो कुछ लगाया नहीं, तो ये भी गलत है हमारा। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड पार्ट है, सेकंड गलत, तो बचा कौन सा हमारा ए पार्ट। और सिंपल ये दिखने में भी ए ही था हमारा कि द प्ले शकुंतला रोड का क्या होगा, वॉज रिटर्न ना, ऐसे ही पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है, तो हमारा ए पार्ट बन गया आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन 25th है, आई डैश माई कीज बिफोर आई लेफ्ट द हाउस। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बिफोर लगा हुआ है, दो एक्शंस की बात की, बोला है कि मैं अपनी कीज खो बैठा, कि लॉस्ट है। बिफोर जैसे मैं घर से निकला, जैसे ही मैं घर से निकला, बाद में पहले एक्शन क्या हुआ है, पहला एक्शन क्या हुआ है, परफेक्ट में पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, तो आई हैड लॉस्ट माई कीज बिफोर आई लेफ्ट द हाउस, लेफ्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म पास दे रखा है ना। ये वाला क्वेश्चन किस में था आपका, अर्लियर और लेटर एक्शन में। अर्लियर एक्शन कब हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेटर में हम सिंपल लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये कब होता है, जब सेंटेंस में दो एक्शन की बात की होती है, जैसे बिफोर आफ्टर का यूज करके हमें सेंटेंस दिए होते हैं, ठीक है ना। यहाँ बिफोर लिखा था आई डैश माई कीज बिफोर आई लेफ्ट द हाउस, मैं अपनी कीज भूल गया घर से निकलने से पहले, है ना। तो जो चीज़ पहले हुई है उसमें आप लगाओगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और चीज़ बाद में हुई उसमें लगाओगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको 25 के 25 क्वेश्चन ईजी में समझाए जा सके। आई होप कंटेंट अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।